क्या हम अब ये कह सकते हैं कि आपके एहसासे जो हैं वो करोड़ों में हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। मैं फूडी बंदा हूँ, मैं चीज़ों को देख के सीखता हूँ। इस मिट्टी को ना हर बंदा अपने अनाज से और अपने आप से निकल कर ना इस मिट्टी का सोचे। सऊदिया के साथ दिल का, यानी मैं उसको सेकंड होम अभी भी कहता हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है। तो दुनिया में अगर प्राइसलेस कोई चीज़ है ना, वो आपकी फैमिली है। इससे कोई कीमती चीज़ और नहीं हो सकती। टाइम अपना वेस्ट ना करे, फजूल यारी दोस्ती से कुछ नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब शौकत है और आप देख रहे हैं न्यूट्रल ओपिनियन पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं। आपने पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़ी इन्वेस्टमेंट लाई है और होटलिंग सेक्टर में एक बेहतरीन नाम कमाया है। आज के जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और मेरे साथ मौजूद हैं TKR के CEO ताहिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम जज़ाकल्लाह सबसे खैर। पहले ये बताएं कि ताहिर खान कौन है? ताहिर खान एक सिंपल सादा बंदा है। और हम सब अल्लाह की मखलूक है। ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया की वजह से जानते हैं। 2014 में व्लॉगिंग शुरू की, पुश्तो व्लॉगिंग करता था। तो KPK में तकरीबन 1-2 साल में बहुत नाम बनाया, नाम कमाया, लोग जानने लगे। फिर बिज़नेस का एक शौक़ था, तो बिज़नेस की तरफ आई इस्लामाबाद अपने KPK को छोड़ के। तो यहाँ पे फिर काम किया और सोशल मीडिया के थ्रू से लोग जानते हैं ताहिर खान को एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और अब एज अ बिजनेसमैन लोग पहचानते हैं। ताहिर भाई का सऊदीया से क्या तल्लक है, ये बताइएगा प्लीज। सऊदीया मेरे दिल के बहुत करीब है। और वजह यह है, करीब इसलिए है कि 2010 में अपने ख्वाबों को लेके गया था कि मैं वहाँ पे जो मेरी विजन थी, मेरा सोच था कि खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। तो सऊदीया में ख्वाब लेके गया था। 8 साल वहाँ पे बहुत मेहनत की। अभी जो आप लोग कैमरे शैमरे लगा रहे थे, तो मुझे वो सारी झलकियाँ वो याद आ रही थी। मैंने फोटोग्राफरी से स्टार्ट लिया था। आई वाज अ फोटोग्राफर इन रयान स्टूडियो 2010 और मेरी सैलरी थी 1300। तो फोटोग्राफरी से स्टार्ट लिया, फिर इंटरनेट से सीखता गया चीज़ें और अपनी CV बेचता रहा। मेरा जीमेल अभी भी भरा पड़ा हुआ है। हज़ारों की तादाद में मैं डेली ईमेल्स लोगों को भेजता था। ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने सीखी ऑनलाइन। तो फिर उसे आगे जाके मार्केटिंग, सेल्स और फिर एक कंपनी में GM। तो एक 8 साल का तवील रिश्ता है सऊदीया के साथ, लेकिन दिल के बहुत करीब है। कैसा सफ़र था? ग्राफिक डिज़ाइनर, फिर MD, फिर GM और फिर आज इतना बड़ा बिजनेस, कैसा है ये सब? सफ़र यूं था कि जब फोटोग्राफर था तो स्टूडियो में बैठ के काम सीखता था, CV फॉरवर्ड करता था और जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो मिस नहीं करता था। काम अगर आता भी नहीं था तो एक बार जाता था। वो ज़्यादातर लोग कहते थे यार वहाँ पे ना जाओ, बड़ी कंपनी है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश भी वीक थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा क्या करेंगे, ज़्यादा कहेंगे कि यार बाहर निकले। बहुत दफ़ा हुआ भी है, लेकिन सीखता गया। लेकिन जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको मिस नहीं किया, मैंने जाके नॉक किया उस पर। फिर ऑनलाइन चीज़ें, एक कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पोस्ट मिल गई, साथ में एक ऑफिस हुआ करता था, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। वहाँ पे दोस्ती बना ली, उनसे चीज़ें सीख ली कि सेल्स किस तरह करते हैं, मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं। फिर उस कंपनी में एज अ मार्केटिंग मैनेजर लगा। फिर वहाँ पे 3-4 साल में मेहनत के बाद उस कंपनी के ओनर और हमारे जो MD थे उनके प्रॉब्लम हुई बीच में, तो फिर कंपनी मैं चला रहा था। तो ये एक ताल्लुक है और रुका नहीं, बस जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिली कोशिश की कि सीखूं और आगे बढ़ूं। तो आपकी एजुकेशन क्या है ताहिर भाई? एजुकेशन अभी अगर डॉक्यूमेंटेशन में आप देख ले तो मैट्रिक पास हूँ। FA से मैं भाग चुका था। FA में एक पेपर आया था, उसके बाद मैंने एजुकेशन को खैराबाद कहा था, क्योंकि घर के हालात ये थे कि मैंने कुछ करना था। मैंने कहा कि अगर 4-5 साल और मैं लगाऊंगा, डिग्री मिलेगी तो क्या करूंगा डिग्री का। तो अगर डॉक्यूमेंट्स में आप मुझसे पूछ ले तो मैं मैट्रिक पास लेकिन सफ़र अच्छा था, सफर अच्छा था, ऑब्वियसली। तो ताहिर भाई कैसा फील करते हैं कि एक मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास बंदा जब इस मुकाम पर पहुंचता है तो कैसा महसूस करता है? सबसे पहले तो उस रब का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि अपने रब का मैं शुक्रिया अदा करूं। कोई शक और आप लोगों को तो ताहिर खान दिख रहा है, मेरे पीछे जो एक पावर है मेरी फैमिली की है। हाँ। मेरी अम्मी अब्बू, मेरे बहन भाई, मेरे वेल विशर्स, मेरे दोस्त जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हैं जहाँ भी मैंने स्टेप लिया हुआ है। मैं फैमिली में एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं तवक्कल करता हूँ, रिस्क लेता हूँ। और रिस्क इसलिए लेता हूँ कि मेरे बड़े भाई है तारिक खुर्शीद, वो मेरे पीछे होते हैं।
सही। तो लोगों को ताहिर खान नज़र आ रहा है, लेकिन ताहिर खान के पीछे तारिक खुर्शीद का हाथ है, मेरे बड़े भाई। मैं तवक्कल करता हूँ और वो मुझे हौसला देते हैं कि आप कर सकते हैं, बाकी काम वो करते हैं माशाल्लाह, सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ कि मुझे जो फैमिली मिले हैं, मेरे भाई मिले हैं, छोटा भाई है खानगुल, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते आ रहा है। ठीक है। तो मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। सोशल मीडिया पे भी अक्सर आपके भाइयों के रिलेटेड जो है वो टाकरा चलता रहता है, बातचीत चलती रहती है। आखिर भाइयों में इतनी बॉन्डिंग है क्यों? मेरे ख्याल में मम्मा की साइड से, क्योंकि मेरी जो ठीक है। अम्मी है उनका अपने भाइयों बहनों के साथ बहुत क्लोज है अभी तक। तो बचपन में हमें कभी भी भाई बहन अक्सर झगड़ा करते हैं ना कि ये यार आपका, ये मेरा, इसको आपने यूज़ नहीं करना, इसको आपने यूज़ नहीं करना। बचपन से मुझे याद ही नहीं है कि हमने कभी किसी अपनी चीज़ को लेके कि नहीं ये चीज़ मेरा है, आप यूज़ नहीं कर सकते। अम्मी ने बचपन से यही सिखाया है कि बेटा दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपके अपने भाई बहन है। ये एक ऐसा रिश्ता है कि आपके अपने भाई बहन आपको कभी भी नहीं मिल सकते। तो बहनों के साथ भी मेरा इस तरह है कि एक बहुत क्लोज दोस्त हूँ, सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, भाइयों के साथ भी। तो ये अम्मी ने हमें सिखाया है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ रिश्ते हैं, और ख़ासकर बहन भाइयों के। तो Very ये nice. क्रेडिट मैं अम्मी जान को देना चाहता हूँ। वेरी नाइस। तैर भाई, एक चीज़ ये बताइएगा कि इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। जैसे आपने बताया कम सैलरी से ग्रो किया, यहाँ तक पहुँचे। ज़िंदगी का इमोशनल वाक़या जहाँ पे आपने हिम्मत हारी और लगा हो कि यार बस यहाँ पे रुक जाता हूँ? देखिए, मेरे जैसे बंदे के लिए इस्लामाबाद में काम करना इट्स नॉट ईजी, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है, जहाँ से मैं आया हूँ, स्टार्ट में चीज़ों की समझ नहीं थी। ठीक है। ऑब्वियसली इदारे है, काम करना होता है, रूल्स है, रेगुलेशन है। तो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। कई बार सोच के यार सब कुछ वाइंड अप करके मैं बाहर चला जाऊँ जहाँ से मैं आया हूँ। लेकिन फिर जो बड़े हैं, जिनकी बायोग्राफी मैंने देखी है, जो बड़े हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े लोग हैं, बाहर के भी, उनसे सीखा है कि जब बंदा हिम्मत हारता है ना तो वो सब कुछ हार देता है। तो हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हारता, कोशिश करता हूँ, लड़ता हूँ हालातों से। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मौका नहीं आया कि मेरा दिल बर्दाश्त हो कि यार हिम्मत हार सकूं। हर दिन एक नया दिन होता है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मुश्किल भी होती है, सब्र करता हूँ। ज़्यादा मुश्किल होती है तो फिर अम्मी को बोलता हूँ कि दुआएं करे, तो अम्मी की दुआएं साथ होती है तो फिर कोई भी मुश्किल जो है ना वो मुश्किल नहीं लगती। प्रोफेशनल लाइफ का कोई सबसे मज़ेदार वाक़या जो आप अक्सर याद करके सोचते हो कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ? तो प्रोफेशनल लाइफ में हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में। देखिए, मेरे रेस्टोरेंट ना बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो मेरे पहले पार्टनर थे, उनका नाम है सैयद नूर अफरीदी। ठीक है। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। उस बंदे ने अप्रोच की थी कि उनका एक प्लाजा था जो मेरा TKR 1 है, लतरार रोड ठीक है पे। जी। तो उधर उनकी एक जगह थी, तो उसने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ कपड़ों का। तो कपड़ों का मुझे ज़्यादा शौक नहीं था। मैंने कहा रेस्टोरेंट का बचपन से शौक है, रेस्टोरेंट का काम करते हैं। तो वो कह रहे थे कि यार रेस्टोरेंट फील्ड बहुत टफ है, जो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने तो काम कभी किया नहीं था। लेकिन ठीक है। पसंद था कि यार लोग आएंगे, रश होगा। उस बंदी की ये जो प्रोफेशनल आप कह रहे हो कि कोई अच्छा सा वाकया, तो वो उसने कहा कि यार ये मेरी जगह है, ये मैं बना के देता हूँ, इसमें 50-50 हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने हिसाब लगाया 80 लाख से कि 1 करोड़ उस पर इन्वेस्टमेंट आ रही थी। सही तो उसने कहा कि यार ये हम आधा आधा कर लेंगे। तो मैंने कहा यार मेरे जेब में इस वक्त 1 लाख रुपए है, इससे ज्यादा तो मेरे पास है नहीं, आप करोड़ों की बात कर रहे हो। ठीक है। फिर उस बंदे ने कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, चला तो ठीक है, मुझे पैसे वापस कर देना, नहीं चला तो नुकसान मेरा। तो उससे मुझे ये मिला कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, और उसके जो पैसे थे वो भी मैंने रिटर्न किए। लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए उस वक्त एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की थी, वो एक कमाल की बात है जो मुझे अभी भी याद है। तो आज भी उनके साथ तल्लक वैसा ही है? ऑब्वियसली वो मेरे साथ 1 में भी पार्टनर है, 2 में भी पार्टनर है, 3 में भी पार्टनर है, और भाइयों वाला ताल्लुक है। तो क्या TKR 1 जो है वो अभी ठीक चल रहा है, या आपके बाकी ओवरऑल जितने भी होटल्स हैं, जितने भी इस चेन के जो होटल्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं? देखिए, रिज़्क जो है ना अल्लाह ने तकसीम की है। बेशक। TKR 1 वहाँ पे आप लोग पहले आए थे, हमारे उर्दू पॉइंट से भाई दानिश आए थे। जी। तो उस वक्त इतना रश था उधर के, बंदों की सोच थी कि हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं थी, बिठाने की जगह नहीं थी। शक्करपड़िया में जब हमने जगह वहाँ पे हमने रेस्टोरेंट खोला, तो ऑब्वियसली वो स्पेस बहुत बड़ी है, जगह भी अच्छी है, तो वहाँ से ट्रैफिक थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ शक्करपड़िया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 जितने भी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत सही जा रहे हैं सारे के साथ। मज़ीद फ्यूचर का क्या प्लान है? कहाँ जा रहे हैं? किसी दूसरे शहर में
कहाँ हाँ, फैलने का इरादा है? पाकिस्तान में बहुत मेरा दिल है लाहौर, क्योंकि वहाँ पे ये सुना है कि दिल वाले लोग हैं, तो लाहौर और कराची का एक ड्रीम है कि मैं वहाँ पे काम कर सकूं। और बाहर अभी 2 जगहों पे हमारी बात चल रही है, दुबई और लंदन में। नाइस। तो इंशाल्लाह करीब या लंदन में हमारी ओपनिंग होगी या दुबई में इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि बैरून मुल्क जो लोग जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे और क्या मशवरा देंगे कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अभी मैं बैठा हुआ था अपने पार्टनर के साथ, किचन में हमारे तकरीबन 50-60 बंदे काम कर रहे थे। जी। मैंने पार्टनर को बोला कि देखिए, रिज़्क तो हमें अल्लाह दे रहा है ना, ये जो 50-60 बंदे किचन में आप लोग को नजर आ रहे हैं, इन 50-60 बंदों के पीछे इनकी 50-60 फैमिलीज हैं। तो मुझे बिजनेस करने में सबसे जो ज्यादा मजा आता है ना, कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, तो वो बाहर तो नहीं जाते ना, यहाँ पे कमाते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हालात और मजीद बेहतर हो, यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करें। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं 1000 दिरहम 1500 रियाल पे जाके काम करते हैं, तो अगर वो यहाँ पे काम करे, अभी रेस्टोरेंट में जो वेटर जो बनाता है, तो वो भी ये 800-1000 रियाल तक कमा लेता है। तो मेरी यही इल्तिमास भी गवर्नमेंट से कि अल्लाह करे कि हालात ठीक हो और इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टमेंट को ये लोग सपोर्ट करें, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें और मुल्क के हालात बेहतर हो। आमीन। अब मुझे ये बताएं कि आपको बैरून मुल्क से ऐसी क्या चीज़ थी जो वापस लाई? नसीब, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं वापस आऊँ पाकिस्तान, क्योंकि मैं उस वक्त घर का इकलौता कफील था, मैं पूरे घर के खर्चे निकालता था वहाँ से। फिर ये हुआ कि सोशल वर्क में करता था, एक बंदे की वीडियो मैंने लगाई थी, वो कंपनी ने उसकी वजह से मुझे फायर किया था, मुझे कंपनी से निकाला था। अगर वो मुझे कंपनी से ना निकालते तो आज ना TKR होता ना कुछ होता। तो वो मेरी एक नसीब थे कि मैं वहाँ से ख़त्म होके यहाँ पे, और अल्लाह ताला ने यहाँ पे सिस्टम मज़ीद बेहतर बनाया। अब मुझे ये बताएं कि क्या TKR मिडिल क्लास लोगों का होटल है, रेस्टोरेंट है, या अपर क्लास का है? आजकल जो पाकिस्तान के हालात है, ऑब्वियसली लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि हमारा एक, तो क्या कभी सोचते नहीं है कि रेट कम होने चाहिए? देखिए, जो चीज आपको बाहर से सस्ती मिलती है ना, तो ऑब्वियसली आप सस्ती ही बेचते हो। हाँ। अब मैं आपको बात बताऊं, जब मैंने रेस्टोरेंट खोला था, मुझे अभी भी याद है कि 1600 पर की जब मैं दमपोख बेचता था, 1600। ठीक है। आजकल मेरे ख्याल में 3000 प्लस है, यानी 100% उसकी वो जो प्राइस है, इंक्रीमेंट है। हाँ, वो यही वजह है कि अगर हमें गोश्त उस वक्त मिलता था 1000 का, वो गोश्त आजकल हमें 2200-2300 का मिल रहा है। तो अल्लाह करे कि मुल्क के हालात हो तो ऑब्वियसली प्राइसेस हमने कम करने, क्योंकि लोगों को सहूलत देना है हमने। ठीक है। यूट्यूब पे 6 लाख सब्सक्राइबर्स है, लोगों का सोशल मीडिया पे रिस्पांस कैसा है और कितना कमा लेते हैं? वेल, कभी इन चीज़ों पे तो गया नहीं हूँ, पहले होता था, क्योंकि मैंने पहली जो गाड़ी थी 2018 में मैंने यूट्यूब से ली थी। इट वाज लाइक 12 लाख की उस वक्त की मैंने गाड़ी ली थी, XLI। तो वो गाड़ी मैंने यूट्यूब से ली थी, और यूट्यूब की वजह से मैं काफ़ी दुनिया भी घूमा था उस वक्त 2018-19 में। तो 5-6 लाख रुपए उस वक्त आते थे, बड़े कमाल के मेरे जैसे बंदे, क्योंकि बिजनेस वगैरह तो था नहीं। 50-60 हज़ार घर देता था, बाकी तो जो था तो उस पर मैं मौज मस्ती करता था। ठीक है। आजकल उस चीज़ का कभी ध्यान रखा ही नहीं। फेसबुक से भी अर्निंग वगैरह होती है, तो वो पूरी टीम है, वो मैनेज करती है। और फिर पता नहीं पैसों का क्या करते, मुझे नहीं पता। तो TKR का क्या मूड है नॉर्थ में जाने का, कब तक जा रहे हैं? नॉर्थ में मेरा दिल है, स्कर्दू है, गिलगित बल्तिस्तान है, और मेरी कोशिश यही है कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, पहले इसको मैं कवर करूं। अभी TKR को जितना लोग जानते हैं, मेरे हिसाब से हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है और भी, ताकि बच्चे बच्चे तक नाम पहुंच सके, और एक ऐसा तरीका हम बना सके। वैसे बच्चे बच्चे तक पहुंचा तो दिया आपने तेरे। अभी टाइम है इंशाल्लाह, जो मेरा ड्रीम है वो थोड़ा सा अलग है। मुझे ये बताएं कि क्या ये दमपुख्त वाला आइडिया कहाँ से आया था, और क्या आपके होटल की या ये रेस्टोरेंट की पजीराई की वजह जो है वो दमपुख्त ही है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने ज़्यादा वक्त मैंने सऊदीया में गुजारा है, फिर उसके बाद मैंने ट्रेवल भी तो किया हुआ था, तुर्की, दुबई वगैरह। तो मैं फूडी बंदा हूँ, मैं चीज़ों को देख के सीखता हूँ। तो जब इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट खोला था, तो यही माइंड में था कि यार सारे लोग दुम्बे शुम्बे बेच रहे, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ बेच रहे, कुछ इस तरह कोई चीज़ लानी चाहिए जो यहाँ पे होना। तो वो हमने एक अपने शेफ के साथ बैठ के एक रेसिपी बनाई, फिर सोशल मीडिया पे वीडियोस डाली, तो वो ऑब्वियसली वायरल हो गई। लोगों को पता है कि यार पूरी पूरी दुम्बी भी लोग खा सकते हैं, तंदूर में बंदा बना सकता है। तो ऑब्वियसली TKR की जो पजीराई मिली थी, तो वो ऑब्वियसली TKR की स्पेशलिटी दमपोख थी। अच्छा, आपकी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है, आप इंडियन जो स्पोर्ट्स
से रिलेटेड लड़कियां जा रही थी आई थिंक शकरपड़िया से, उन्हें आपने लिफ्ट दी, फिर TKR में उन्हें फूड सर्व किया आपने। कई जगहों पे तो पजीराई मिली और कई जगह पे आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी हुआ, उसको कैसे देखते और क्या वाकया था वो? वो दरअसल ये था, देखिए मैं जब छोटा होता था अम्मी के साथ कभी कभार हम खाला के घर जी। जाते थे, तो ऑब्वियसली उस वक्त हालात इतने कमज़ोर थे कि हम अफोर्ड तो अपनी गाड़ी कर नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो जब गाड़ी वगैरह जाती थी ना, हम हाथ देते थे कि यार कोई लेफ्ट दे, लिफ्ट तो जो दे। कोई लेफ्ट देता था मुझे बहुत खुशी होती थी। ऐसे ही है। तो आजकल भी हालात भी इस तरह, मेरा बड़ा भाई, मेरी फैमिली मुझे डांटती भी कि इसमें केयर किया करे, हर किसी को आप लेफ्ट ना दें क्योंकि हालात इस तरह है। लेकिन मेरा दिल कभी ये नहीं मानता कि यार मैं गाड़ी में अकेला बैठा हूँ और जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ उस पर एक दूसरा बंदा जा सकता है और वो हाथ दे, तो मेरा तो मैं वो ना- गवारा नहीं करता। तो मुझे पता नहीं था कि ये इंडियन थे। मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी, मैंने वैसे ही उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से हो, तो दे सेड कि वी आर फ्रॉम इंडिया। फिर जब इंडिया का बोला तो मैंने कहा यार कि पूछा, तो वो बड़े गरीब लोग थे, इस तरह लेफ्ट मांग मांग के बच्चों को, सानिया मिर्जा टेनिस एकेडमी में वो वहाँ पे खेलती थी और पाकिस्तान में टूर्नामेंट था, वो खिलाने के लिए आई थी। तो फिर जब उनके फाइनेंशियल स्टेटस मैंने देखा तो फिर मैंने कहा यार क्यों नहीं इनकी मेहमान नवाजी हम करें। तो जब भी हम रेस्टोरेंट में मेहमान जाते तो मेरी टीम वहाँ होती, तो वो कवर करती है सारी चीज़ें। ठीक है। तो हमारी माइंड में ये नहीं था कि ये इतनी वायरल होगी, तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने वो देखी, BBC ने आके फिर उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जी, इंडिया बिल्कुल। के हर एक चैनल ने उस स्टोरी को कवर किया। बिल्कुल ऐसे तो ही है। हमारी बस माइंड में ये था कि यार पाकिस्तान का जो एक इमेज उनके जहनों में बना था कि यार पाकिस्तानी ऐसे है वैसे हैं, तो अपने मुल्क के साथ एक मोहब्बत है, प्यार है, तो वो कोशिश की कि उस व्लॉग के जरिए हम जो हमारे इंडियन भाई है या उनकी जितने भी लोग हैं उनका माइंड चेंज कर सके, और बहुत सारे लोगों के हमने माइंड उससे चेंज नो हुआ डाउट, था। ये क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टार्ट में आपको फेम कहाँ से मिला? कोई एक वीडियो वायरल हुई या कंटिन्यूअस मेहनत थी? ठीक है यार, मैं इससे पहले इससे पहले जो आप कह रहे थे कि आप व्लॉगिंग करते थे उस हवाले से। वो इस तरह था ना भाई, व्लॉगिंग का कोई ट्रेंड नहीं था। हमारे ठीक पुश्तों है। के ड्रामे और मूवीज आती थी, उसमें अजीब किस्म के डांस और कोई रवायात इस तरह थे कि वो हमारे पठानों की तय नहीं। ठीक है। व्लॉगिंग में 2014 से देखता रहा था, एक अदम साले नाम था, यूट्यूबर था US का, वो बेसिकली यमन का था, US में वो रह रहा था, तो उसकी ठीक है। व्लॉगिंग में देख के डेली वो जो एक्टिविटीज करता है तो वो दिखाता था, तो उससे मुझे शौक हुआ कि वाई नॉट यार मैं पुश्तू में व्लॉगिंग शुरू करूं। तो ऑब्वियसली पुख्तूनों में उस वक्त कोई भी व्लॉगर नहीं था, ना कोई किसी का सेंस था कि यार यूट्यूब होता है, व्लॉगिंग भी होती है। तो आई वाज द फर्स्ट वन कि मैंने पुश्तू में व्लॉगिंग शुरू की। अच्छा, वो जो व्लॉगिंग मैंने शुरू की वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। उस व्लॉगिंग के साथ मैंने सोशल एक्टिविटी शुरू की, किसी को मसला होता था तो उसको जाके मैं थ्रू वीडियोस, थ्रू अपने फैंस में सॉल्व करता था। तो उससे ना पुख्तूनों में, क्योंकि एक ट्रेंड मूवीज और ड्रामों का चल रहा था, व्लॉग मैंने उसमें ऐड किया, तो वो एक मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी, एक नई चीज़ थी, तो वहाँ से मुझे लोगों ने काफ़ी पसराए, मुझे मिला और चीज़ों को पसंद किया। ठीक है, तो ये बताएं कि TKR कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, मज़ीद कितना करने का सोचते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ कितने हैं और माहाना आमदन क्या है? अगर आप मुझसे पूछे ना मैं TKR में क्या करता हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग आफ्टर माई सोशल मीडिया टीम, क्योंकि मैं इस चीज़ में बेस्ट हूँ। अब इस सवाल का जवाब मेरा बड़ा भाई सही दे सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें देखता है, इन्वेस्टमेंट, पैसे, मुझे पता ही नहीं कि आपस में कितने। चीज़ें डिस्कस तो करते ही होंगे ना? बहुत कम, टू बी वेरी ठीक है। ऑनेस्ट भाई, सारी चीज़ें देखते हैं। मैं मीडिया को देखता हूँ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखता सही हूँ। है। जी। तो उसके बाद मुझे यह बताएं कि अभी जो कुछ स्टूडेंट्स हैं लाइक पार्ट टाइम जॉब्स करना चाह रहे होते हैं, क्या उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लाना चाहेंगे आप इन फ्यूचर? हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं TKR 1 में, लेकिन क्या 3 में। ये आपके इस फूड सेक्टर की ये रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि अबाउट आपको फुल टाइम जो है वो जॉब्स करनी पड़ती हैं पार्ट टाइम के बनिस्बत? इसमें यह है ना, अभी हमारे साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के बाद आते हैं 4 अच्छा। बजे के बाद हमारे, क्योंकि लोगों तो ये लग रहा है कि 12 से लेकर 12 तक ठीक है। ड्यूटी टाइमिंग है, इस तरह है नहीं, 2-3 शिफ्ट हमारे होते हैं। अब जो हमारे TKR में बच्चे काम कर रहे हैं तो एक 9 बजे आते हैं सुबह, फिर वो 2-3 बजे चले जाते हैं, 3 बजे और आते हैं, 9 बजे चले जाते हैं, 9 से लेकर रात 2-3 बजे तक और होता है। ठीक है। तो इससे हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जो पढ़ भी रहे हैं, हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। सही। बहुत सारे लोग बोलते हैं TKR में टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, तैर भी इसके बारे में क्या करेंगे? ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ऑब्वियसली जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और मैं ये समझता हूँ कि टैक्स सबको देना चाहिए, क्योंकि अगर एज अ बिजनेस मैन आप मुझसे पूछे, हम अगर टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ने GST और जो चीज़ें लगाई है, तो ऑब्वियसली अगर हम वो चीज़ें नहीं देंगे तो मुल्क को आगे कैसे लेके जाएंगे? तो वो ज़रूरी है कि हम टैक्स इकट्ठा करें, गवर्नमेंट को दें। एक बिजनेसमैन होने के नाते क्या समझते हैं कि मुल्क में खुशहाली कैसे आएगी? हाँ, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है वैसे, लेकिन अगर इस मिट्टी को ना हर बंदा अपने अनाज से,
और अपने आप से निकल करना इस मिट्टी का सोचे और इनके गरीब लोगों का सोचे। वो कोई भी इदारा हो पाकिस्तान, हाँ। पार्लियामेंट हो या हमारे जो भी जितनी भी बड़े हैं, तो अगर दिल से देखे ना, इस मिट्टी का ख्याल रखे, तो देखिए जापान कहाँ था कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सिंगापुर कहाँ था कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चाइना कहाँ था कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब रिसेंटली मैं ताजिकिस्तान से आया हूँ, 1991 में वो लोग आज़ाद हुए। उनकी वो सारी चीज़ें देख के मैं दंग रह गया कि यार ये इतना आगे कैसे ये लोग जा सकते हैं। तो मिट्टी से अगर सब प्यार करें और अपनी अना और सारी चीज़ों को पीछे रख के मुल्क के लिए काम करें, तो बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क तो है, दुनिया के लिए एक अजीम मुल्क बन जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में कारोबार करना कितना आसान है और कितना मुश्किल? वेल, अगर तरीके पे आप जा सकते हो, रूल्स रेगुलेशन पे आप जा सकते हो, इट्स वेरी इजी। ठीक है। लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो इदारे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो बिज़नेस कम्युनिटी है काफ़ी हद तक कर भी रहे हैं। मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, अगर वो कर सके तो और बेहतर हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि होटलिंग या रेस्टोरेंट के बिज़नेस के अलावा कौन सा बिज़नेस पाकिस्तान में जो है वो बेहतरी ला सकता है और अच्छा साबित हो सकता है? रियल एस्टेट देखिए हमारे 2-3 सालों से डेड पड़ा हुआ है। डेवलपर जो है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे पैसे निकाल के दुबई में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है। रियल एस्टेट से आपके मुल्क का नक्शा ही चेंज होगा, तकदीर चेंज होगा। तो रियल एस्टेट पे मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट इस जैसे इन्वेस्टर को सपोर्ट करे, रियल एस्टेट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ईज दे सकें, तरीका बता सकें, और रियल एस्टेट से आपकी जॉब्स क्रिएट होते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी हो सकती है। तो आई गेस आपके सवाल का जवाब कि रियल एस्टेट में अगर ये लोग करें तो बेस्ट होगा। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के कितने शौकीन हैं? पहले था, इन्वेस्टमेंट की भी थी, लेकिन ऑब्वियसली आजकल जो है बिल्कुल भी नहीं। मार्केट के हालात खराब देख के आप अगर कोई चीज़ बना भी दो, उसको सेल करना है, उसकी मार्केटिंग करना है, तो रियल एस्टेट में आजकल अल्लाह करे हालात बेहतर हो, अपने ही मुल्क के इधर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या आपके बिजनेस पे भी मैशियत की वजह से कोई बुरा असर है? ऑब्वियसली होता है। देखिए हमारा फूड का तो जो बिजनेस है ना, ज़्यादातर लोग कहते हैं यार लोग खाना तो नहीं छोड़ते, इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन मुल्क के हालात अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं है, हर जगह पे मसले मसाइल चल रहे, तो बिजनेस सब पे असर होता है, और असर हो जाता है। जब हालात ठीक हो जाते हैं, हालात फिर अल्लाह ताला जो है ना, लोगों की रिज़्क रोटी लगी हुई है, तो सिस्टम चल रहा है, लेकिन हालातों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नौजवान कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार खुद को पहचान ले, खुद को पहचान ले। इर्द गिर्द जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, वो लोग कौन हैं, आपका टाइम किस चीज़ में ज़्यादा वक़्फ़ हो रहा है, आप अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कौन सी ऐप्स, आप अपना हिस्ट्री निकाले, समरी चेक करें, आपके टाइमिंग, आप कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, गेमिंग पे स्पेंड कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कर रहे हो, फजूल में कमेंट्स पढ़ रहे हो, फजूल में वीडियोस देख रहे हो, 10-10 20-20 मिनट की वीडियोस लोग देख रहे हो। यही टूल्स हैं, इसको बेहतर तरीके से, इस तरह मैंने बताया कि आई वाज अ फोटोग्राफर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने यूट्यूब से सीखी, सेल्स की स्किल्स मैंने यूट्यूब से सीखी, मार्केटिंग की स्किल मैंने यूट्यूब से सीखी। ये सारी चीज़ें, जो आइडियाज़ आप देख रहे हैं मेरे बिजनेस में, ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन सीखते हैं। पाकिस्तान में, दुनिया पे आप यूट्यूब में जाए, इंटरनेट पे जाए, बड़े बड़े लोग फ्री में आपको मशवरे देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, उन चीज़ों को कलेक्ट करें, टाइम अपना वेस्ट ना करें। फजूल यारी दोस्ती से कुछ नहीं बनता। जो लोग आप कहते हैं आ जाओ यार फ़ानी दुनिया है, चलो छोड़ो इसको, क्या करना है, ये इन लोगों से दूर रहे। उन बंदों से दोस्ती बनाएं जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको पुश कर सके कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सही। ये TKR की कौन सी ब्रांच है और इसकी ओपनिंग कब करने जा रहे हैं? ये ब्रदर TKR 4 है, चौथा हमारा ब्रांच है, बहरिया टाउन फेस 4, कमर्शियल पैराडाइज, पवेलियन 99, जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं जी। और इसकी ओपनिंग हमारी है वेंसडे को, 29 सॉरी थर्सडे को है, 29 मई को इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग है। ठीक है। तो क्या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इसमें कुछ स्पेशल होने जा रहा है या सेम लाइक शक्करपड़ियाँ? नहीं, इसमें 70% हमने मेन्यू चेंज की है, क्योंकि इलाके को देख के ना उसके मुताबिक हम अपनी मेन्यू को अपडेट भी करते हैं, चेंज। थाई फूड, बच्चों के लिए फास्ट फूड, तो वो सारी चीज़ें हमने ऐड की है। ऑब्वियसली जो TKR की स्पेशलिटीज़ हैं, जो हमारे दम पोख है और हमारे जो मशहूर प्लेटर्स हैं, वो भी इसमें है, लेकिन मार्केट को देख के उसके हिसाब से मेन्यू में काफ़ी चेंजेस हमने की है। एम्बियंस पे इतना ज़्यादा ध्यान कैसे दिया, किसने मैनेज किया और किसका आइडिया था? इसका क्रेडिट मैं अपने पार्टनर को देना चाहता हूँ, सनाउल्लाह, CEO ऑफ SNS बिल्डर्स।
ठीक है। देखिए हम जो सोचते हैं ना तो उसको एक बंदा होना चाहिए कि उसको उसी चीज को बना भी सके। कन्वर्ट भी कर दे हाँ उसमें। तो वो ऑल क्रेडिट गोज टू सनाउल्लाह भाई। उनको मैंने एक विजन दिया था, हम दोनों ने मिलके उस पे काम किया था और उसने उसी से बेहतर चीज डिलीवर की, जो मेरे लिए बड़ी बात है। तो ये ऑल क्रेडिट गोज टू एसएनएस बिल्डर एंड सनाउल्लाह भाई। तकरीबन कितना वक्त लगा इसको बनाने में? साल लगा है, साल से ज्यादा हमने इस पे काम शुरू किया था। रूफ टॉप है, चीजें पहुंचाना, फिर इतना बड़ा सेटअप, तो पूरा एक साल लगा। साल से ज्यादा मेरे ख्याल में 14-15 महीने कंप्लीट होने को है। अच्छा, अब क्या हम अब ये कह सकते हैं कि आपके असासे जो हैं वो करोड़ों में हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो है माशाल्लाह दिखने में बहुत ज़्यादा फिट हैं, फिटनेस का क्या राज है? स्पेशली जब टी शर्ट लगाते हैं डोले बहुत नज़र आते हैं। अभी सर ये सुन के ना पूरे पॉडकास्ट आपके एक तरफ और ये वाली बात ना दूसरी साइड भी बहुत खुशी मिलती है। लेकिन इसके ये है कि 2015 से मैं खुद के साथ लड़ता आ रहा हूँ। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा वेट था 132-33 केजी, इतना मोटा था मैं। अच्छा। फिर जब सोशल मीडिया पे काम शुरू किया, फिर बड़ी मुश्किल से 90 तक लेके आया, फिर 100 तक चला जाता है। पाकिस्तान में होता हूँ तो ऑब्वियसली जिम वगैरह रूटीन से जाता हूँ, फिट होता हूँ। तो मेरे ट्रेवल वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब बाहर जाता हूँ फिर पता नहीं अंदर कोई और बंदा होता है कि यार अभी खा भी लो, जिम भी नहीं जाओ, फिर वेट गेन कर लेता हूँ। अब जो आपको दिख रहा है तो ये 4 महीने डाइट भी की है, वर्कआउट भी किया है, तो उसी वजह से थोड़ा सा फिट हूँ और मुझे अच्छा लगा आपका ये सवाल। फिटनेस कितना रोल प्ले करती है आपकी डेली लाइफ में? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है। हमारे नौजवानों के जहन में होता है ना कि यार हमने डोले शोले बनाने हैं, थोड़ा हैंडसम दिखना है। ये आप साइड पे करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, जब आप फिटनेस और वर्कआउट पे फोकस करते हैं, ख्याल रखते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। आपको जब बंदा वर्कआउट नहीं करता ना, बंदे को काम का दिन नहीं कि यार कहीं जाके ना आराम के साथ लेट के यार टीवी देखूं या कुछ खाऊं, बर्गर शर्गर ये वो। जब आप फिटनेस पे फोकस करते हैं ना, आप इतना एक्टिव हो जाते हो कि आपको काम करने में मजा आता है। आप हर वक्त जो है ना कुछ करने को नई आइडियाज डेवलप होते हैं बहुत सारे। तो ये तो फिजिकली आप छोड़े, मेंटली बंदे को बहुत फायदा होता है इससे। फिटनेस के शौकीन अफराद के लिए ऐसी क्या आपके मेन्यू में चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि वो बेटर हैं? सर सारी यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह प्रोटीन, प्योर प्रोटीन आपको मिलता है। दुम्बा। हाँ, हमारे आजकल जो मेरी न्यूट्रिशन है तो वो कह रही है कि सर आप दुम्बा का गोश्त खाया करें, लेकिन क्वांटिटी कम रखा करें। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें, सैलेड भी आप ले सकते हैं, दमपोख वगैरह भी खा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा, मसरूफ टाइम में से फैमिली को कैसे वक्त देते हैं और कितना वक्त देते हैं? बहुत कम टाइम मिलता है और यही हमेशा बेगम का भी गिला होता है। बेगम थोड़ा अभी बच्चे भी माशाल्लाह 5 साल और 8 साल के हो गए, तो आज भी जब मैं आ रहा था तो रहे थे कि पापा आज तो संडे आप हमें लेके जाएगी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी क्रेडिट गोज टू माय वाइफ, वो मैनेज कर लेती सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि शादीशुदा ज़िंदगी के साथ बिजनेस को मैनेज करना, फिर डेफिनेटली रिश्ता भी चलाना, फिर बाप बन के भी रहना है, कैसा रहता है वो आपकी लाइफ में? ये अल्लाह का शुक्र है कि शादी मेरी 2012 में हुई थी। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं था। ठीक है। उस वक्त एक स्ट्रगल कर रहा था। तो जो लाइफ पार्टनर है ना, तो उसके साथ एक काफी टाइम गुजारा हुआ है, 10-11 साल। तो हर एक चीज को वो समझती है कि पहले लाइफस्टाइल मेरी कैसी थी, उसके बाद जब सोशल मीडिया पे आया, उसके बाद लाइफ कैसी हुई। बीच में ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन बाद में जब आपके साथ एक बंदा 11-12 साल जिंदगी गुजार लेता है तो वो पता चल जाता है। जब अंडरस्टैंडिंग आप एक दूसरे की बेहतरीन हो, समझ सकते हो आप एक दूसरे को, तो फिर अगर आप टाइम भी ना दे या आप बिजी भी होते तो वो सारी चीज़ें फिर मैनेजेबल हो सकती है। अच्छा, कितने जो है वर्ल्ड में कंट्रीज़ को विजिट कर चुके हैं और सबसे अच्छा किस मुल्क को पाया कल्चर वाइज और ओवरऑल? मेरे ख्याल में 17-18 इस तरह है। 17-18 ममालिक गया हूँ और हर मुल्क में एक अलग खूबसूरती है ना। ज़्यादातर लोग मुझसे, अभी अगर मैं आपको बताऊँ कि देहाती वाली इलाका देखे तो इंडोनेशिया, बाली, वहाँ पे समंदर, बीचेस उसके बेहतरीन थे। लंदन का अपना है, स्कॉटलैंड बहुत खूबसूरत था, बेहतरीन। लेकिन अगर आप चाइना चले जाए, चाइना आप नहीं कह सकते कि ये एक मुल्क है। चाइना आप जाते तो आपको लगेगा कि एक दूसरी दुनिया में मैं आया हूँ। ठीक है। तो हर एक मुल्क में ना अपनी अपनी खासियत है, आप एक मुल्क को चूज नहीं कर सकते। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था, जहाँ पे सुकून था, वो स्कॉटलैंड था, यूके स्कॉटलैंड। तो मुझे ये बताएं कि हमने सुना था कि सऊदीया के कोई सफ़ीर या कुछ इस तरह आपके टीकेआर पे विज़िट किया था, क्या वो आपका उनके साथ कोई पर्सनल इंटरेक्शन था या बाय चांस वो आए थे? नहीं, मेरा बड़ा शौक था ना, क्योंकि सऊदीया में मैंने फुटपाथों पे हमने अफ्तारिया की है और सऊदीया के साथ दिल का, यानी मैं उसको सेकंड होम अभी भी कहता हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है। जब बिजनेस मैंने यहाँ पे शक्करपड़िया में शुरू किया तो बहुत सारे एम्बेसडर्स आते थे, तो यही ख्वाहिश थी कि यार
सऊदी एम्बेसडर को मैं इनवाइट कर सकूं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जो एम्बेसी की एक लोग थे, उनकी पार्टी थी 7-8 बंदे। तो मुझे अपने मैनेजर ने बोला कि सर सऊदी एम्बेसडर के लोग आए हुए। मैं उनसे जाके मिला, अरबी आती थी तो वो बड़े खुश हुए। मैंने कहा यार आप लोगों की मुल्क से मैंने सारी चीज़ें सीखी, मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ। तो उन्होंने काफ़ी पजीराई की। फिर मैंने से रिक्वेस्ट की कि अगर एम्बेसडर साहब आ सके, वो कहीं जाते नहीं है रेस्टोरेंट्स वगैरह में, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं और सऊदीया का एक बड़ा नाम भी है। तो उन्होंने कहा कि चले आप एक लेटर लिख दे, हम फॉरवर्ड कर देते हैं। मैंने एक लेटर लिखी और जब उन्होंने लेटर वगैरह देखा तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था कि सिक्योरिटी वगैरह, बड़ा सीधा साधा बंदा था। अपने उस एक मैनेजर के साथ आके, एक सिक्योरिटी के साथ आके पूरे किचन का, पूरे रेस्टोरेंट का विजिट किया। अरबी में हमारी बात हुई और मेरे माइंड में ये था कि हार्डली 15 से 20 मिनट देंगे। उसने 3 घंटे मुझे दिए। 3 घंटे मेरे साथ बैठा हुआ था और अभी तक उसके साथ दुआ सलाम में अप्रिशिएट करता है। मतलब जितना आप सऊदीया से मोहब्बत करते हैं उतना आपको रिटर्न भी मिल जाता है। हाँ, मुझे अभी हर रमज़ान में एम्बेसी से मुझे गिफ्ट मिलते हैं, कुरान शरीफ, साथ में खजूरे भी, उनके गिफ्ट, बहुत सारी चीज़ें मुझे हर रमज़ान में वो लोग याद करते हैं। 2018-19 में पाकिस्तान में कोरोना था और तमाम तर बिजनेसेस जो थे वो बंद होते जा रहे थे। आपने इनिशिएटिव लिया TKR का, क्या उस टाइम पे ये हार्ड डिसीजन नहीं था? बहुत था, लेकिन मैं वो एक ऐसा खिलाड़ी था कि हारने के मेरे पास कोई चीज़ थी नहीं कि मैं हार दूँ। एक रिस्क था और जिस तरह मैंने वो बात की अपने पार्टनर की, उसने कहा कि नुकसान हुआ तो नुकसान मेरा है और अगर आपने कमाई कर ली तो आप वो कर लेना 50-50। तो वो एक रिस्क था और उसी में लोग रेस्टोरेंट बंद कर रहे थे और मैंने रेस्टोरेंट उसी में खोला और अल्लाह ताला ने उसी में मेरी फ्यूचर बना ली। ज़िंदगी के मकासद क्या हैं? कोई इसके अलावा, TKR के अलावा कोई ख़ास मकसद ज़िंदगी? मकसद ये है ना भाई, मैं चाहता हूँ कि जब मैं अगर दुनिया में ना रहूँ ना, तो कोई बंदा अगर जिक्र आए तो कह रहे बंदा अच्छा था, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। जहाँ बेटे हैं, यहाँ पे 100 साल पहले क्या था हमें नहीं पता, 100 साल बाद क्या होगा। ये बहुत थोड़ी सी दुनिया है, बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। तो मेरा यही मकसद है कि यार इंसानियत का भला हो, मेरे हाथ से किसी का भला हो, मेरे ज़ुबान से किसी का दिल ना दुखे, हाथ से किसी का दिल ना दुखे। और मकसद यही है कि जिस भी ज़ुबान पे मेरा नाम आए और वो कहे कि यार बंदा अच्छा था और दुआ करे मेरे लिए, बस ये एक मकसद है। बाकी दुनिया से इतना ख़ास प्यार लगाव है नहीं। नाइस। अच्छा ये बताएं कि आप खुद भी कुकिंग कर लेते हैं, कभी बेगम को भी कुछ पका के दिया है? हाँ, मैं 8 साल परदेश में रहा हूँ। हाँ। मैं एक कोई ऐसी डिश नहीं कि मैं बना नहीं सकता। बिरयानी में बड़ा बेहतरीन बनाता था। एक्सपर्ट किस डिश में? एक्सपर्ट मैं हूँ बिरयानी में और मेरे हाथ की बिरयानी अभी भी घर वालों को बहुत पसंद है। जब मेरी बेगम आई थी 2014 में, तो मैं उसके लिए जद्दा में खुद बिरयानी बनाता था हर वीकेंड पे। तो बेगम क्या आज भी बिरयानी ही लाइक करती हैं या कुछ और भी? हाँ, उसका अभी वही फेवरेट वही है बिरयानी। मेरी भी एक वक्त पे हुआ करता थी बिरयानी, लेकिन अभी ऑब्वियसली डाइट की वजह से फ्रीक। हाँ, वो कहती है फिटनेस को साइड पे करे, उसकी फेवरेट अभी भी बिरयानी है। ठीक है। फैमिली के साथ गुजारा हुआ वक्त या डेली बेसिस पे जब नहीं होते साथ तो कितना मिस करते हैं सबको, बच्चों को, घर को, माँ बाप को या बहन भाइयों को? देखिए अब यहाँ पे है, काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली थक जाते हैं। घर जाके ना अम्मी को देख के, अम्मी का चेहरा देख के तो सारी थकावट दूर हो जाती है। अब्बू के साथ बैठ के फिर ऑब्वियसली जब बच्चे आ जाते हैं वो गले लगा लेते हैं, तो वो जितना बंदा थकावट और जितना बंदे ने मेहनत की वो सब बंदा फ्रेश हो जाता है। तो वो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है फैमिली, और सबको चाहिए कि दुनिया में अगर प्राइसलेस कोई चीज़ है ना वो आपकी फैमिली है। इससे कोई कीमती चीज़ और नहीं हो सकती। हमारे इस प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि जिस तरह मैंने इससे पहले बात की कि देखिए इस थोड़ी सी दुनिया के लिए, थोड़ी सी जिंदगी के लिए किसी का दिल ना दुखाए। आप अगर इंसान का दिल दुखाते ना, इंसान का बिहेवियर आपके साथ जो भी हो, हर दिल में अल्लाह बसता है। कोशिश करें कि यार किसी इंसान का दिल ना दुखाए, किसी इंसान से आप बद्दुआ ना लें, और कोशिश यही करें कि आप किसी इंसान से दुआ लेके तो देखें। मैं जो भी चल रहा हूँ लोगों की दुआओं की वजह से चल रहा हूँ, तो किसी का दिल ना दुखाएं। थोड़ी सी ज़िंदगी है, थोड़ी सी दुनिया है, इसके लिए ना एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करे, नफरतें ना फैलाए, बस यही एक मैसेज है। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो ज़रूर आपका पॉडकास्ट बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।